पिछले लेक्चर में मोड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस के अंतर्गत हमने मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन और नॉर्मेलिटी की बात की थी। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे मोलेरिटी, मोलेलिटी, फॉर्मेलिटी और साथ में हम डिस्कशन करेंगे पीपीएम कंसंट्रेशन और मोल फ्रैक्शन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोलेरिटी देखते हैं, स्लाइड में क्या लिखा है। मोलेरिटी, the number of gram molecular mass, that is moles of solute present in per liter of solution, is called molarity of solution. Mathematically, molarity m equals to number of gram molecular mass, that is moles of solute upon volume of solution in liter. That's equals to mass of solute in gram upon gram molecular mass of solute. याद रहे नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूलर मास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है, तो ये मास ऑफ सॉल्यूट अपन ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट अगर हम कर देते हैं तो ये किसका वैल्यू शो करता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का। तो आपने क्या देखा, मोलेरिटी इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपन ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सपोज हमको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml दिया हुआ है, मिलीलीटर में दिया हुआ है, देन व्हाट टू डू, हम क्या करते हैं, मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर को डिवाइड करेंगे 1000 से, वो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मोलेरिटी का फार्मूला क्या बन जाएगा, m इक्वल्स टू बन जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इंटू 1000 अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर इन ml। तो आपने देखा कि मोलेरिटी क्या है, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूलर मास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, किसी विलयन के प्रति लीटर में उपस्थित विलय के ग्राम अणुभारों, विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाता है, विलयन की मोलरता कहलाता है, मोलेरिटी कहलाता है। क्लियर। तो मोलेरिटी का फार्मूला क्या मिला, मोलेरिटी m इक्वल्स टू नंबर ऑफ GMM, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर लीटर की जगह हम मिलीलीटर लेते तो फार्मूला क्या मिलता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो इन फार्मूलों का हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि यूनिट क्या दी गई है और हमको किस फार्मूले का यूज़ करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। If 1 GMM, that is moles of solute, is present in per liter of solution, then the solution is called molar solution, M solution. Similarly, if 234 dash 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 GMM moles of solute is present in per liter of solution, then the solution are called 2M, 3M, 4M solutions respectively. तो आप देखेंगे कि अगर सॉल्यूशन के प्रति लीटर में सॉल्यूट का 1 GMM यानी 1 मोल प्रेजेंट है तो ऐसा सॉल्यूशन कहलाता है मोलर सॉल्यूशन, M सॉल्यूशन या सिंपली 1M सॉल्यूशन बोलते हैं। ऐसे ही अगर पर लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का 2 मोल्स, 3 मोल्स, 4 मोल्स प्रेजेंट हैं तो सॉल्यूशन कहलाता है ट्वाइस मोलर, दैट इज 2M सॉल्यूशन, थ्राइस मोलर, 3M सॉल्यूशंस, लाइक दिस। इस तरीके से हम नाम देते हैं। ऐसे ही अगर पर लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का हाफ मोल्स प्रेजेंट हो, आधा मोल प्रेजेंट हो, तो उसे हम सेमी मोलर सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेमी मोलर सॉल्यूशन, m/2 सॉल्यूशन। ऐसे ही अगर 1/10 मोल्स प्रेजेंट है पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन में तो सॉल्यूशन को नाम दिया जाता है डेसीमोलर, दैट इज m/10 सॉल्यूशन। देखिए क्या लिखा है स्लाइड में। On the other hand, if 1/2 GMM, that is moles of solute, is present in per liter of solution, then it is called semimolar, m/2 solution. And if 1/10 GMM, that is moles of solute, is present in per liter of solution, then it is called decimolar, that is m/10 solution. Now, मोलेरिटी के अगर फार्मूले की हम बात करें तो आपने देखा कि मोलेरिटी में भी वॉल्यूम टर्म आता है, आपने डिवाइड किया है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर से। तो नेचुरली मोलेरिटी
भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। पिछले लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूं कि कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन का कोई भी मेथड जिसमें वॉल्यूम टर्म आया हुआ है वह टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर बदलने के साथ बदलता है, और ऐसा मेथड कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन का अच्छा मेथड नहीं माना जाता। तो यहां मोलेरिटी में भी वॉल्यूम टर्म आता है। फार्मूले में आप देख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर से आपने डिवाइड किया है, तो नेचुरली मोलेरिटी भी किस पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। टेम्परेचर बदलने के साथ बदलेगा और इसे हम कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन का अच्छा मेथड नहीं मानेंगे। देखिए क्या लिखा है स्लाइड में, मोलेरिटी इन्वॉल्व्स वॉल्यूम टर्म and therefore it is dependent on temperature and changes with change of temperature. Hence it is not considered to be good method for expressing the concentration of solutions. Solutions के concentration expression का इसे अच्छा मेथड नहीं माना जाता क्योंकि यह ताप पर निर्भर करता है, ताप बदलने के साथ बदलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन का नेक्स्ट मेथड लेने जा रहे हैं मोलेलिटी। बड़ा बारीक सा डिफरेंस है मोलेरिटी और मोलेलिटी में। हमने देखा कि जो मोलेरिटी है वह टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर बदलने के साथ उसका वैल्यू बदल रहा है। जरूरी हो गया कि कोई ऐसा मेथड हो जो टेम्परेचर डिपेंडेंट ना हो, टेम्परेचर बदलने के साथ ना बदले, देन कॉन्सेप्ट आया मोलेलिटी का। डिफरेंस क्या है मोलेरिटी और मोलेलिटी में, तो आप देखेंगे कि मोलेरिटी क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। विलयन के प्रति लीटर में विलय के मोलों की संख्या, ग्राम मॉलिक्यूलर मास की संख्या क्या कहलाता था, मोलेरिटी कहलाता था। वैसे ही मोलेलिटी देखिए क्या है, बारीक सा डिफरेंस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। विशेष ध्यान दीजिए, मोलेरिटी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, विलयन के प्रति लीटर में, याद रहे विलयन, सॉल्यूशन के प्रति लीटर में विलय के मोलों की संख्या कहलाती थी मोलेरिटी, कैपिटल एम से डिनोट करते थे। But number of gram molecular mass, number of moles of solute present in per kg of solvent, not solution, solvent, विलायक के प्रति केजी में विलय के मोलों की संख्या, ग्राम अणुभारों की संख्या क्या कहलाती है, विलयन की मोललता, मोलेलिटी कहलाता है। स्मॉल एम से डिनोट करते हैं इसको, जबकि मोलेरिटी को कैपिटल एम से डिनोट करते थे। देखिए क्या लिखा है स्लाइड में। सिक्स्थ मेथड है मोलेलिटी, स्मॉल एम, द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूलर मास दैट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। Mathematically, molality M is equals to number of gram molecular mass, that is moles of solute divided by mass of solvent in kg। याद होगा मोलेरिटी में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर लेते थे, यहां पर हमने क्या लिया है इस बार, मास ऑफ सॉल्वेंट, ओनली सॉल्वेंट, सॉल्यूट को कंसीडर नहीं करना है यहां पर, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। आगे नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूलर मास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह क्या लिख सकते हो, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये जो होता है ये पोर्शन, ये नंबर ऑफ मोल्स को शो कर रहा है। तो आपने देखा कि मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सपोज मास ऑफ सॉल्वेंट केजी की बजाय ग्राम में गिवन है, तो उस ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं, वह ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फार्मूला क्या मिलेगा, मोलेलिटी M इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 1000। इसको अगर ग्राम में लेंगे तो ऊपर में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, न्यूमरेटर में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 से। तो ये डिफरेंट फार्मूले मिल गए हमको किसके, मोलेलिटी के। अब खास बात, जैसा कि आप नॉर्मेलिटी और मोलेरिटी के केस में देखते थे, नॉर्मेलिटी के केस में आपने देखा था कि अगर पर लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का 1 ग्राम इक्विवेलेंट मास है तो उसे हम नॉर्मल सॉल्यूशन बोलते थे।
पर लीटर सोल्यूशन में सॉल्यूट का 1 मोल है तो उसे हम मोलर सोल्यूशन बोलते थे, 1m सोल्यूशन बोलते थे। सेम उसी पैटर्न पर सेम पैटर्न फॉलो हुआ है। अगर पर केजी सॉल्वेंट में, याद रहे पर केजी सॉल्वेंट में अगर सॉल्यूट का 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास यानी 1 मोल प्रेजेंट है तो उसे हम मोलल सोल्यूशन 1m सोल्यूशन, स्मॉल m 1m सोल्यूशन बोलेंगे। ऐसे ही अगर पर केजी ऑफ सॉल्वेंट में सॉल्यूट के 2 मोल्स, 3 मोल्स, 4 मोल्स हैं तो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? 2m, 3m, 4m सॉल्यूशंस रेस्पेक्टिवली। याद रहे यहां m की जगह हम स्मॉल m यूज करेंगे क्योंकि मोलेलिटी की बात कर रहे हैं। देखिए स्लाइड में क्या लिखा है। If 1 gmm, that is moles of solute, is present in per kg of solvent, then the solution is called molal solution, M solution, or simply 1m solution. Similarly, if 234 gmm, that is moles of solute, is present in per kg of solvent, then the solutions are called 2m, 3m, 4m solutions respectively. On the other hand, if 1 by 2 gmm moles of solute is present in per kg of solvent, then it is called semi-molal m by 2 solution, and if 1 by 10 gmm of solute is present in per kg of solvent, then it is called decimolal m by 10 solution। तो आपने देखा कि अगर पर केजी सॉल्वेंट में, पर केजी विलायक में, प्रति किलोग्राम विलायक में अगर विलेय का 1/2 ग्राम मॉलिक्यूलर मास, 1/2 मोल्स प्रेजेंट है तो उसे हम सेमी मोलल सोल्यूशन बोलेंगे, m/2 सोल्यूशन बोलेंगे। और अगर पर केजी सॉल्वेंट में सॉल्यूट का 1/10 ग्राम मॉलिक्यूलर मास, 1/10 मोल्स है तो उसे हम डेसीमोलल यानी m/10 सोल्यूशन बोलेंगे। अब सबसे खास बात, मोलेलिटी के फार्मूले में कहीं भी वॉल्यूम टर्म नहीं आया था। वहां पर हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं लेते, हम क्या लेते हैं? मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी ले रहे थे। तो नेचुरली यहां वॉल्यूम टर्म नहीं आया है। ये जो मेथड है वह टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा, टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करेगा, टेम्परेचर बदलने के साथ नहीं बदलेगा। नेचुरली ये एक कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन का अच्छा मेथड माना जाएगा। देखिए स्लाइड में क्या लिखा है। Molality does not involve volume term and therefore it is independent of temperature and does not change with change of temperature. Hence, it is considered to be a good method for expressing the concentration of solutions. तो इसे concentration expression का एक अच्छा मेथड माना जाता है because it does not involve volume term, it does not depend upon temperature, it does not change with change of temperature, hence it is considered to be a good method for expressing the concentration of solution। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मेथड देखते हैं, that is formality F। फॉर्मेलिटी नाम से ही क्लियर है, क्या बोलते हैं? व्हाट इज मीनिंग ऑफ फॉर्मेलिटी? फॉर्मेलिटी हिंदी में बोलते हैं, दैट इज आपसे पूछा जाता है या कई बार लोग बोलते हैं कि मैं तो वैसे ही फॉर्मेलिटी निभा रहा था, सीरियस नहीं था, फॉर्मेलिटी निभा रहा था। फॉर्मेलिटी यानी क्या? आप बोलते हैं औपचारिकता, हिंदी में बोलते हैं औपचारिकता, यानी जिसकी जरूरत ना हो फिर भी निभाई जाए। क्या बोलते हैं आप उसको? फॉर्मेलिटी, औपचारिकता। सेम वैसा ही है, इसकी कोई जरूरत नहीं थी बाय रूल, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण इसे इंट्रोड्यूस किया गया। इट इज नथिंग बट मोलेरिटी, ये एक्चुअल में मोलेरिटी ही है, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण इसे इंट्रोड्यूस किया गया। क्या था टेक्निकल प्रॉब्लम? थोड़ा सा हम डिस्कशन करते हैं। सपोज आपसे सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास पूछा गया, सोडियम क्लोराइड NaCl का मॉलिक्यूलर मास कितना है आपसे पूछा गया। आप तुरंत सोडियम का एटॉमिक मास दैट इज 23, क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5, इन दोनों को सम अप करते हो और बोलते हो 58.5। 23 प्लस 35.5 मिलकर कितने हो गए? 58.5। आपसे पूछा गया NaCl का मॉलिक्यूलर मास कितना है, अणुभार कितना है, आपने आंसर दिया 58.5। आपसे क्या, मुझसे पूछा जाता मैं भी यही जवाब देता, NaCl का मॉलिक्यूलर मास कितना है, मैं बोलता 58.5। लेकिन क्या ये सही है? देन आंसर इज नो, ये सही नहीं है।
NaCl का मॉलिक्यूलर मास 58.5 नहीं है। याद रहे, आपसे पूछा गया, आपने जवाब दिया 58.5, मुझसे पूछा गया, मैं भी वही जवाब दूंगा 58.5। लेकिन क्या ये टेक्निकली सही है? देन आंसर इज नो। 58.5 NaCl का मॉलिक्यूलर मास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि NaCl खुद मॉलिक्यूल नहीं है। NaCl इज नॉट ए मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूलर मास तो मॉलिक्यूल का होता है, अणु भार अणु का होता है। NaCl मॉलिक्यूल है ही नहीं है, अणु है ही नहीं है, तो नेचुरली NaCl का मॉलिक्यूलर मास नहीं होगा। तो ये 58.5 है क्या? एक्चुअली इट इज फार्मूला मास ऑफ NaCl। यह NaCl का फार्मूला मास है, मॉलिक्यूलर मास नहीं है। तो अगर जो आयनिक कंपाउंड्स हैं लाइक NaCl, उनका मॉलिक्यूल नहीं होता, उनका मॉलिक्यूलर मास नहीं होता, तो नेचुरली मोलेलिटी और मोलेरिटी जैसा जो कॉन्सेप्ट है वह उनके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि उनमें मॉलिक्यूलर मास यूज किया जा रहा है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मोल्स यूज किया जा रहा है। इसलिए जरूरी हो गया कि एक ऐसा मेथड इंट्रोड्यूस किया जाए फॉर आयनिक सॉल्यूट जिसमें मॉलिक्यूलर मास यूज न किया जाए बल्कि फार्मूला मास यूज किया जाए। देन कॉन्सेप्ट आया फॉर्मेलिटी का। याद रहे, फॉर्मेलिटी का कॉन्सेप्ट स्पेशली आयनिक सॉल्यूट्स के जो सोल्यूशन है NaCl, KCl, CuSO4, ये सारे आयनिक सॉल्यूट्स हैं, इनके जो सोल्यूशंस होते हैं उनका कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन के लिए जो सबसे एप्रोप्रिएट मेथड है टेक्निकली, दैट इज फॉर्मेलिटी। वो कौन है? फॉर्मेलिटी है। याद रहे, फॉर्मेलिटी इज नथिंग बट मोलेरिटी। वो मोलेरिटी ही है, सब कुछ सेम है, मोलेरिटी जैसा है। अंतर सिर्फ इतना होगा, जहां हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास यूज करते थे मोलेरिटी में, उसकी जगह ग्राम फार्मूला मास यानी GFM यूज करेंगे इन केस ऑफ फॉर्मेलिटी। बाकी सारी चीजें एज इट इज होंगी। देखिए क्या लिखा है स्लाइड में, फॉर्मेलिटी F। The term formality is especially used to express the concentration of solution of ionic solutes such as NaCl, KCl, CuSO4, etc. By definition, the number of gram formula mass, that is moles, of solute present in per liter of solution is called formality of solution। तो क्या बताया गया? फॉर्मेलिटी जो है वह विशेष रूप से आयनिक विलेयों, आयनिक सॉलिड्स के सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज होता है। क्या है ये? तो नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला मास, आयनिक सॉल्यूट्स के लिए हम ग्राम फार्मूला मास बोलते हैं, जिसको इन जनरल मॉलिक्यूलर सॉल्यूट्स के लिए हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलते थे। वहां पर अब हम क्या यूज कर रहे हैं? नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला मास प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन के प्रति लीटर में विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या, ग्राम फार्मूला मास की संख्या, मोलों की संख्या, उसे भी हम मोल बोलते हैं, क्या कहलाता है? दैट इज फॉर्मेलिटी ऑफ सोल्यूशन कहलाता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। मैथमेटिकली, गणितीय रूप में फॉर्मेलिटी F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ध्यान दीजिए, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, जस्ट लाइक मोलेरिटी, वैसा ही लिया गया है। यहां पर नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूलर मास की जगह नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला मास यूज कर दिया गया है। अब नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला मास किसके इक्वल होता है? तो इक्वल होता है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट। उसके बाद उसे हम मल्टीप्लाई कर दिए किससे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर से। तो फॉर्मेलिटी F इक्वल हो गया मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन ग्राम फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सपोज वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमने ml लिया, देन फार्मूले का क्या रूप होगा? तो फॉर्मेलिटी F इक्वल हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इनटू 1000 अपॉन ग्राम फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर। याद रहे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप यहां 1000 से डिवाइड करेंगे, वही 1000 यहां अपीयर हो गया है। तो ये डिफरेंट फार्मूले मिल गए किसके? फॉर्मेलिटी के। अब सेम पैटर्न में अगर आप देखेंगे कि सोल्यूशन के पर लीटर में सॉल्यूट का 1 ग्राम फार्मूला मास 1 GFM प्रेजेंट है, तो सोल्यूशन कहलाता है फॉर्मल सोल्यूशन, दैट इज 1F सोल्यूशन, सिंपली F सोल्यूशन।
In the same way, if 2, 3, 4 gram formula mass of solutes are present in per liter of solution, then the solutions are called 2F yani twice formal, 3F, 4F solutions respectively. If 1 by 2 gram formula mass of solute is present in per liter of solution, then the solution is called semi-formal, that is F by 2 solution. And if 1 by 10 gram formula mass of solute is present in per liter of solution, then it is called deciformal, F by 10 solution, like this. देखिए क्या लिखा है स्लाइड में. If 1 GFM moles of solute is present in per liter of solution, then the solution is called formal solution, F solution. Similarly, if 2, 3, 4 GFM moles of solute is present in per liter of solution, then the solutions are called 2F, 3F, 4F solutions respectively. On the other hand, if 1 by 2 GFM of solute is present in per liter of solution, then it is called semi-formal, F by 2 solution. And if 1 by 10 GFM of solute is present in per liter of solution, then it is called deciformal, F by 10 solution. तो आपने देखा कि अगर सॉल्यूशन के प्रति लीटर में विलेय का 1 ग्राम फार्मूला मास यानी 1 ग्राम अणुसूत्र मास, ग्राम फार्मूला मास, 1 ग्राम सूत्र मास कह सकते हो प्रेजेंट है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फॉर्मल सोल्यूशन. ऐसे ही 2 GFM 3 GFM पर लीटर ऑफ सोल्यूशन में प्रेजेंट है, तो उसे हम क्या नाम देते हैं, ट्वाइस फार्मल, थ्राइस फार्मल, लाइक दिस. अगर पर लीटर सोल्यूशन में सॉल्यूट का हाफ फार्मूला मास, हाफ ग्राम फार्मूला मास प्रेजेंट है, तो उसे F/2 सोल्यूशन बोलेंगे. 1/10 ग्राम फार्मूला मास प्रेजेंट है पर लीटर ऑफ सोल्यूशन में, तो F/10 सोल्यूशन बोलेंगे, डेसिफॉर्मल सोल्यूशन बोलेंगे, लाइक दिस. अब फॉर्मेलिटी के एक्सप्रेशन में भी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आया है. Naturally, formality will be temperature dependent. It will change with change of temperature. ताप बदलने के साथ ये बदलेगा और इसे कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन का अच्छा मेथड नहीं माना जाएगा. किस दृष्टि से, टेम्परेचर डिपेंडेंसी के दृष्टि से. लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं कि आयनिक सॉल्यूट्स के कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन को शो करने के लिए, कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन के लिए सबसे अच्छा मेथड कौन है, देन आंसर विल बी फॉर्मेलिटी. क्या होगा, क्योंकि फॉर्मेलिटी स्पेशली आयनिक सॉल्यूट्स के ही सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है. चलिए आगे बढ़ते हैं. Now, mole fraction. Mole fraction. What is meaning of fraction? फ्रैक्शन का क्या मतलब है, हिंदी में बोलते हैं मोलर प्रभाज. प्रभाज का क्या मतलब है, फ्रैक्शन का क्या मतलब है. सपोज हम एक सर्कल लेते हैं. सर्कल को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और किसी एक पार्ट को हम क्या करते हैं, साइडेड कर देते हैं. देन व्हाट फ्रैक्शन हैज बीन साइडेड, कितना फ्रैक्शन साइडेड किया गया, दैट इज 1/4. कितना फ्रैक्शन अनसाइडेड है, 3/4. 4 में से 3 अनसाइडेड है. तो फ्रैक्शन क्या होता है, दैट इज नंबर ऑफ पार्ट्स इन टोटल पार्ट्स. टोटल इक्वल पार्ट्स में कितने पार्ट्स किसी एक कंपोनेंट के, उसी को हम उस कंपोनेंट का फ्रैक्शन बोलते हैं. सेम वैसे ही मोल फ्रैक्शन. क्या होगा मोल फ्रैक्शन, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन. क्या कहलाएगा, उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कहलाएगा. तो मोल फ्रैक्शन क्या है, देखिए स्लाइड में क्या लिखा है. मोल फ्रैक्शन, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन ऑफ रेस्पेक्टिव कंपोनेंट इन सॉल्यूशन. क्या बताया गया, किसी एक घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में कुल मोलों की संख्या का अनुपात क्या कहलाता है, विलयन में उस घटक का मोलर प्रभाज कहलाता है. क्या बताया गया, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन ऑफ रेस्पेक्टिव कंपोनेंट इन सॉल्यूशन. चलिए आगे बढ़ते हैं. Let W be gram of a solute B having molecular mass Mb is present in WA gram of a solvent A having molecular mass Ma. Then मान लिया गया कि किसी सॉल्यूट B का, कैपिटल B से हमने डिनोट किया है, किसी विलेय B के WB ग्राम जिसका मॉलिक्यूलर मास Mb है. विलेय का मॉलिक्यूलर मास कितना है, Mb है.
उपस्थित है, प्रेजेंट है, कितने में, WA ग्राम आप इस सॉल्वेंट ए के WA ग्राम में, और इस सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर मास कितना है, MA। ये मान लिया गया है। क्या माना गया, लेट WB ग्राम ऑफ ए सॉल्यूट बी हैविंग मॉलिक्यूलर मास MB, यानी MB अणुभार वाले किसी विलेय B का WB ग्राम किसी विलायक A के WA ग्राम में प्रेजेंट है, और विलायक का अणुभार कितना है, MA है। देन व्हाट विल बी XB? XB इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट B। सॉल्यूट B का मोल फ्रैक्शन है, यहां X सॉल्यूट कह सकते हैं इसको। दैट्स इक्वल होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, विलेय के मोलों की संख्या, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन, विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलयन में कुल मोलों की संख्या। यही अनुपात क्या कहलाएगा, विलेय का मोलर प्रभास, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। दैट्स इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, NB नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को सपोज आपने किससे डिनोट किया, NB से, डिवाइडेड बाय NB प्लस NA। NB इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस NA इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। यहां पर हम बाइनरी सॉल्यूशन, द्विअंगी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, जिसमें एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट है। तो क्या मिला, XB इक्वल्स टू NB अपॉन NB प्लस NA। What will be NB? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपन ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, दैट इज WB अपन MB। ये देखिए NB की जगह हमने क्या लिखा, WB अपन MB, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपन ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, होल डिवाइडेड बाय क्या मिल जाएगा, WB अपन MB, NB का वैल्यू WB अपन MB प्लस WA अपन MA। Na क्या होगा, दैट इज मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये फार्मूले मिल गए अपने को किसके, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए हमको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का भी फार्मूला मिल सकता है। यहां पर XA दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट A इक्वल होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन, दैट्स इक्वल हो जाएगा Na। याद रहे सॉल्यूट के केस में यहां NB लेते थे, यहां क्या आ गया, Na डिवाइडेड बाय NB प्लस Na। डिनोमिनेटर सेम रहेगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन दोनों में सेम है। दैट्स इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, Na की जगह WA अपॉन Ma, दैट इज मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय WB अपॉन MB प्लस WA अपॉन Ma। ये पोर्शन सेम है। तो ये डिफरेंट फार्मूले मिल गए किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के, यानी विलायक के मोलर प्रभास के। अब यहां अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट दैट इज XA प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट XB करें तो ये इक्वल हो जाएगा, XA का वैल्यू क्या था, Na अपॉन NB प्लस Na। ये देखिए XA इक्वल था Na अपॉन NB प्लस Na, प्लस XB की जगह क्या आएगा, NB अपॉन NB प्लस Na। तो जब यहां पर हम XA प्लस XB को ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि यहां डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर आपस में जुड़ जाएंगे, NB प्लस Na हो जाएंगे, तो NB प्लस Na डिवाइडेड बाई NB प्लस Na आ जाएगा, दैट्स इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। तो क्या मिला अपने को, XB प्लस XA और XA प्लस XB इक्वल्स टू 1। तो किसी भी बाइनरी सोल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन का सम यानी मोलर प्रभाजों का योग सदैव 1 होता है, 1 होता है। कहने का मतलब ये कि बाइनरी सॉल्यूशंस में अगर किसी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन हमको मालूम है तो दूसरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन मोलर प्रभाज हमको पता चल जाएगा। कैसे भाई, 1 में से माइनस कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। It is clear that the sum of mole fractions of two components of a binary solution is always equal to 1. Thus, if mole fraction of one component in solution is known, then that of another can be calculated. तो आपने क्या देखा कि किसी भी द्विअंगी विलयन में, किसी भी बाइनरी सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोलर प्रभाजों का मोल फ्रैक्शंस का योग सदैव सम सदैव 1 होता है। मीन्स अगर किसी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन हमको मालूम है तो दूसरे का हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सबसे खास बात, मोल फ्रैक्शन में भी कहीं वॉल्यूम टर्म नहीं आया है। इसके पहले और कहां कहां वॉल्यूम टर्म नहीं आया था, मोलेलिटी में नहीं आया था।
और कहाँ नहीं आया था, मास परसेंटेज में नहीं आया था, वहां वॉल्यूम टर्म नहीं आया था, मोल फ्रैक्शन में भी कहीं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं आया है। नेचुरली मोल फ्रैक्शन विल आल्सो बी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, यह भी ताप से अनिर्भर होगा। इट विल नॉट चेंज विथ चेंज ऑफ टेम्परेचर, ताप बदलने के साथ यह भी नहीं बदलेगा। कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन का एक अच्छा मेथड माना जाएगा इसे। देखिए क्या लिखा है स्लाइड में, mole fraction does not involve volume term and therefore it is independent of temperature and does not change with change of temperature. Hence it is considered to be a good method for expressing the concentration of solution. solution के concentration का इसे भी एक अच्छा मेथड माना जाता है। तो अभी तक कौन कौन से मेथड्स आए जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट थे? तो पहला आया था मास परसेंटेज, वॉल्यूम नहीं आया था उसमें। दूसरा आया मोलेलिटी, याद रहे कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन कौन से मेथड्स टेम्परेचर डिपेंडेंट है, कौन से नहीं है। आईआईटी में पूछा जाता है, नीट में, एम्स में, ये बहुत पूछा जाता है। दूसरा और कौन सा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मिला? तो पहला मिला था मास परसेंटेज, दूसरा मोलेलिटी, तीसरा आपके सामने आ गया मोल फ्रैक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेथड कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन का, दैट इज पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम कंसंट्रेशन। ये पीपीएम कंसंट्रेशन क्या है? तो कई बार जो सॉल्यूशन होते हैं वो बहुत ज्यादा डाइल्यूट होते हैं, अत्यधिक तनु होते हैं। ऐसे सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन आप परसेंटेज में शो नहीं कर सकते। 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्यूट का पार्ट अगर आप कंसीडर कर रहे हैं तो वह नेग्लिजिबल दिखेगा। ऐसे केस में जब सॉल्यूशन हाईली डाइल्यूटेड होता है, टू मच डाइल्यूटेड होता है, अत्यधिक तनु होता है, तो उसका कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास जो मेथड है दैट इज पीपीएम और पीपीबी। पीपीएम क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन, यानी पर मिलियन 100 पार्ट्स की बजाय हम पर मिलियन पार्ट्स में, यानी 10 लाख पार्ट में सॉल्यूट का पार्ट कंसीडर करते हैं। 10⁻⁶ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना पार्ट है? परसेंट में हम क्या करते थे, 100 पार्ट सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना पार्ट है ये देखते थे, आइदर बाय मास और बाय वॉल्यूम। यहां पर हम क्या देखेंगे, 10⁻⁶ पार्ट में 10 लाख पार्ट में सॉल्यूट का पार्ट कितना है, आइदर बाय मास और बाय वॉल्यूम। वही कहलाता पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, या सिंपली पीपीएम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। वहीं कई बार पीपीबी और भी ज्यादा डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है, पीपीबी पार्ट्स पर बिलियन, यानी वहां पर हम पर मिलियन पार्ट की बजाय पर बिलियन पार्ट में, यानी 10 लाख पार्ट की जगह 1 बिलियन पार्ट में सॉल्यूट का कितना पार्ट है, यानी 10⁻⁶ की जगह 10�9 पार्ट में सॉल्यूट के पार्ट को कंसीडर करते हैं। वो कहलाता है पीपीबी, पार्ट्स पर बिलियन कंसंट्रेशन। उसकी बात हम यहां नहीं करेंगे, हम बात करेंगे पीपीएम कंसंट्रेशन का। देखिए क्या लिखा है स्लाइड में, This method is especially used to express the concentration of very dilute solution. इस विधि का उपयोग अति तनु विलयनों का सांद्रण प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल आप इसका लिख सकते हैं, जैसे पब्लिक सप्लाई वाटर है, जो पीने के लिए ड्रिंकिंग वाटर नगर निगम आपको म्युनिसिपैलिटी जो आपको सप्लाई करता है, उसमें क्लोरीन मिली रहती है एज इंसेक्टिसाइड। इंसेक्ट्स को खत्म करने के लिए उसमें क्लोरीन रहता है। क्लोरीन का कंसंट्रेशन बहुत ही कम होता है, बहुत ही डाइल्यूटेड मात्रा में रहता है वहाँ क्लोरीन, तो नेचुरली उसका कंसंट्रेशन पीपीएम में एक्सप्रेस होगा, अबाउट 3 to 5 पीपीएम रहता है। वैसे ही आप अगर बात करें एटमॉस्फेयर में जो पॉल्यूटिंग गैसेज है उनका कंसंट्रेशन बहुत कम होता है, तो उसको हम परसेंटेज में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, हम पीपीएम में एक्सप्रेस करते हैं। और भी ज़्यादा अगर कम हो गया, जैसे किसी मेटल का कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में कितना है, वो बहुत कम है, तो नेचुरली हम उसे पीपीबी में एक्सप्रेस करते हैं, पार्ट्स पर बिलियन में उसे एक्सप्रेस करते हैं। देखिए क्या लिखा है, फॉर एग्जाम्पल कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन इन ड्रिंकिंग वाटर, यानी पीने के पानी में क्लोरीन का कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटिंग गैसेज इन एयर, हवा में प्रदूषणकारी गैसों का सांद्रण एटसेट्रा आर एक्सप्रेस्ड इन पीपीएम। ये सारी चीजें किस में एक्सप्रेस्ड होते हैं, पीपीएम में। याद रहे पीपीएम परसेंट जैसा ही है, सिर्फ कंसीडर 100 पार्ट्स की जगह हम 10 लाख पार्ट में कंसीडर करेंगे। फार्मूले सेम आएंगे, जहां 100 से मल्टीप्लाई करते थे वहां 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी सब कुछ सेम। देखिए क्या है,
द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट आइदर बाय मास और बाय वॉल्यूम, मास के अनुसार भी हम देख सकते हैं, वॉल्यूम के अनुसार भी देख सकते हैं। द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट आइदर बाय मास or by volume present in 10 raised to power 6 parts, that is 10 lakhs parts of solution, is called ppm concentration of solute in solution। तो क्या बताया गया, द्रव्यमान के अनुसार या आयतन के अनुसार किसी विलयन के 10 रेज़ टू पावर 6 पार्ट में 10 की घात 6 भाग में विलेय के भागों की संख्या, विलयन में विलेय का पीपीएम सांद्रण यानी भाग प्रति 10 लाख भाग, थोड़ा सा डरावना लगता है अपने को, दैट इज पीपीएम कंसंट्रेशन कहलाता है। देखिए मैथमेटिकल फार्मूला क्या है, मैथमेटिकली ये देखिए ppm concentration of solute by mass क्या होगा, mass of solute in gram upon mass of solution in gram into 10 raised to power 6। याद रहे mass percentage में mass of solute in gram upon mass of solution in gram into 10 raised into 100 लेते थे, वहां पर 100 की जगह ppm में 10 raised to power 6 हो गया है, 10 लाख हो गया है। तो पीपीएम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट बाय मास क्या मिला, इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, यानी विलेय का भार ग्राम में अपन विलयन का भार ग्राम में इनटू 10 रेज़ टू पावर 6। सिमिलरली पीपीएम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम, अगर बाय वॉल्यूम कंसीडर कर रहे हैं, आयतन के अनुसार कंसीडर कर रहे हैं, जिसको आप प्रतिशत के केस में आयतन प्रतिशत बोलते थे, पीपीएम बाय वॉल्यूम यहां ले रहे हैं, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml सपोज अपन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml मल्टीप्लाइड बाय कितना हो गया 10 रेज़ टू पावर 6। यहां पर आप देख सकते हैं कि जो पीपीएम कंसंट्रेशन बाय मास है उसमें वॉल्यूम टर्म नहीं आया है, नेचुरली ये टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होगा, टेम्परेचर बदलने के साथ नहीं बदलेगा, लेकिन जो पीपीएम कंसंट्रेशन बाय वॉल्यूम है उसमें वॉल्यूम टर्म आया हुआ है, यह टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, टेम्परेचर बदलने के साथ बदलेगा, इसे कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन का अच्छा मेथड नहीं माना जाएगा। तो अब तक टेम्परेचर इंडिपेंडेंट जो मेथड्स मिले कौन कौन से मिले, पहला मिला मास परसेंटेज, दूसरा मिला मोलेलिटी मोललता, तीसरा मिला मोल फ्रैक्शन, और अभी एक और मिल गया कौन सा, दैट इज पीपीएम कंसंट्रेशन बाय मास, द्रव्यमान के अनुसार पीपीएम सांद्रण। ये सारे के सारे ऐसे ही एक मोल परसेंटेज आता है, मोल परसेंटेज में भी वॉल्यूम टर्म नहीं आएगा, वो भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा, ताप बदलने के साथ नहीं बदलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ कंपटीशन कॉर्नर की बात करते हैं। ऑलरेडी ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहां हमने फिर से इंक्लूड किया है कुछ चीजें। If a mode of expressing concentration involves volume term, then it is dependent on temperature and changes with change of temperature. Hence, it is not considered to be a good method for expressing the concentration of solution. For example, normality, molarity, formality, etc. तो आपको बताया गया कि सांद्रण प्रदर्शन के किसी विधि में अगर आयतन पद आया है, वॉल्यूम टर्म आया है, वह ताप बदलने के साथ बदलता है, तो नेचुरली ऐसा मेथड कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन का अच्छा मेथड नहीं माना जाता। बार बार बता चुका हूँ कौन कौन है उस कैटेगरी में, तो नॉर्मेलिटी है, मोलरिटी है, फॉर्मेलिटी है। अभी आपने पीपीएम कंसंट्रेशन बाय वॉल्यूम देखा, मास परसेंटेज बाय वॉल्यूम देखा, ये सारे के सारे कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन के अच्छे मेथड नहीं हैं। किसके टर्म में, टेम्परेचर डिपेंडेंसी के टर्म में। क्लियर है? आगे देखिए क्या लिखा है। ऑन द अदर हैंड, if it does not involve volume term, then it is independent of temperature and does not change with change of temperature. Hence, it is considered to be a good method for expressing the concentration of solutions. For example, molality, mole fraction, mass percentage, ppm concentration by mass, मोल परसेंटेज एटसेट्रा, ये सारे के सारे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। याद रहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड रहता है, पूछा जाता है। बिल्कुल रट डालिए कौन टेम्परेचर डिपेंडेंट है कौन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ रिलेशंस की बात करते हैं। कई बार आपको ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन दे करके मोलरिटी पूछता है या नॉर्मेलिटी पूछता है, तो इनके बीच क्या रिलेशंस हैं ये देखिए। Relation between normality N and gram per liter concentration, that is strength of solution. Since normality N, देखिए फार्मूला लिखा है नॉर्मेलिटी का, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपन ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, GEM ऑफ सॉल्यूट, ग्राम तुल्यांकी भार किसका, विलेय का, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर।
इस फार्मूले में ध्यान दीजिए, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये जो पोर्शन है ये एक्चुअल में ग्राम पर लीटर कंसेंट्रेशन है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन है। तो नेचुरली नॉर्मेलिटी और स्ट्रेंथ में क्या रिलेशन मिला, नॉर्मेलिटी n इक्वल मिल जाएगा स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज नॉर्मेलिटी n इक्वल्स टू s अपॉन e, वेयर e इज ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। तो अगर स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का दिया है, उसको ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट से, सॉल्यूट के इक्विवेलेंट मास से अगर हम डिवाइड कर दें तो क्या मिल जाएगा, नॉर्मेलिटी मिल जाएगा। यहां से क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन देकर कई बार नॉर्मेलिटी पूछता है, या नॉर्मेलिटी देकर ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन पूछता है। आई थिंक आप बना लेंगे, ये है उनके बीच रिलेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रिलेशन की बात करते हैं, रिलेशन बिटवीन मोलेरिटी m एंड ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन, दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। अब हम मोलेरिटी और ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन के बीच कोरिलेशन देख रहे हैं। मोलेरिटी का फार्मूला देखिए क्या है, मोलेरिटी m इक्वल होता है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट GMM ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहाँ ये ध्यान दीजिए, ये पोर्शन मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये एक्चुअल में ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन है। तो क्या मिल जाएगा, मोलेरिटी m इक्वल हो जाएगा s, इस पूरे की जगह ये जो पोर्शन था उसकी जगह स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन हमने लिख दिया s डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास GMM ऑफ सॉल्यूट ले लेंगे। तो ये फार्मूला मिल गया, मोलेरिटी और स्ट्रेंथ के बीच रिलेशन मिल गया। आपको स्ट्रेंथ दिया है, ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन दिया है, आप मोलेरिटी निकाल सकते हैं। मोलेरिटी दिया है तो ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं, स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन, रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी n एंड मोलेरिटी m ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के नॉर्मेलिटी और मोलेरिटी के बीच क्या रिलेशन होता है, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आपको नॉर्मेलिटी देकर मोलेरिटी पूछता है, मोलेरिटी देकर नॉर्मेलिटी पूछता है। कैसे बनेगा, देखिए कुछ नहीं किया गया है। पहले नॉर्मेलिटी का हमने फार्मूला लिखा है, सिंस नॉर्मेलिटी n इक्वल है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बाद में हमने मोलेरिटी एंड मोलेरिटी m इक्वल होता है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, दोनों फार्मूले लिखे और देन हमने नॉर्मेलिटी को मोलेरिटी से डिवाइड कर दिया, यानी इस फार्मूले को इससे डिवाइड कर दिया। तो n अपॉन m किसके इक्वल होगा, ध्यान दीजिए, मास ऑफ सॉल्यूट से मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम कैंसिल आउट हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। मिलेगा क्या अपने को, यहां नॉर्मेलिटी अपॉन मोलेरिटी मिलेगा, ये जो GMM ऑफ सॉल्यूट है वो ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, GMM ऑफ सॉल्यूट अपॉन GEM ऑफ सॉल्यूट, यानी ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, विलेय का ग्राम अणुभार अपॉन विलेय का ग्राम तुल्यांकी भार, ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, ये मिल जाएगा। सिंस नॉर्मेलिटी और देयरफॉर होगा, देयरफॉर नॉर्मेलिटी अपॉन मोलेरिटी इक्वल्स टू x, ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट मास, ये जो होता है वो वैलेंसी कहलाता है, वेयर x इज वैलेंसी ऑफ सॉल्यूट। विलेय का क्या कहलाता है, वैलेंसी, तुल्य क्या कहलाता है, उसका वैलेंसी कहलाता है, संयोजकता कहलाता है। तो क्या मिला, नॉर्मेलिटी अपॉन मोलेरिटी इक्वल्स टू x, देयरफॉर नॉर्मेलिटी इक्वल हो जाएगा x इंटू मोलेरिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला, नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू x इंटू मोलेरिटी, वेयर x इज वैलेंसी ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट की क्या है, वैलेंसी है। अलग अलग केस में अलग अलग टाइप से यूज होगा, कुछ केसेस देखते हैं हम यहाँ पर, आगे देखिए। फॉर एग्जाम्पल, फॉर मोनोबेसिक एसिड्स, अगर हम मोनोबेसिक एसिड्स की बात करें, ऐसे एसिड्स जिसमें केवल एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, लाइक HCl, HCN, CH3COOH, याद रहे सब मोनोबेसिक है, इनमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन केवल एक है। और मोनो एसिडिक बेसिस की अगर हम बात करें, लाइक NaOH, KOH, NH4OH, जिसमें केवल एक रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो, OH माइनस ग्रुप हो, वो सब मोनो एसिडिक बेसिस कहलाएंगे। इन सब के लिए x का वैल्यू
यानी वैलेंसी 1 होती है, हेंस नॉर्मेलिटी इक्वल मिलेगा मोलरिटी। तो किसके लिए नॉर्मेलिटी और मोलरिटी का वैल्यू सेम होता है? तो याद रहे जितने भी मोनो बेसिक एसिड्स हैं या मोनो एसिडिक बेसिस हैं उनकी नॉर्मेलिटी और मोलरिटी हमेशा सेम होती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है निम्न में से किसके लिए, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग बोथ नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी विल बी सेम। तो याद रहे किसके लिए सेम होगा? जो मोनो बेसिक एसिड्स हैं लाइक HCl, HCN, CH3COOH या मोनो एसिडिक बेसिस हैं लाइक NaOH, KOH, RbOH, NH4OH, इन सब की नॉर्मेलिटी और मोलरिटी सेम होगी। चलिए, फॉर डाइबेसिक एसिड जिसमें 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन हो उसको डाइबेसिक एसिड्स बोलते हैं। कौन कौन है? H2SO4, H2CO3, H3PO3। याद रहे इसमें 3 हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं लेकिन रिप्लेसेबल उसमें से केवल 2 हैं। फास्फोरस एसिड में 3 हाइड्रोजन है, H3PO3 में 3 हाइड्रोजन है, बट रिप्लेसेबल उनमें से केवल 2 हैं। अगर आपको इसको और डिटेल में देखना है तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस का वीडियो हमारा अवेलेबल है, वहां जाकर देख सकते हैं क्यों ये डाइबेसिक माना जाता है। तो ये भी डाइबेसिक एसिड में आता है, कंफ्यूज ना हो। और डाई एसिडिक बेसिस सच एज CaOH ट्वाइस, MgOH ट्वाइस, जिनमें 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो, इन सब के लिए x का वैल्यू x इक्वल्स टू 2 मिलेगा, हेंस नॉर्मेलिटी इक्वल मिलेगा 2 इंटू मोलरिटी। क्लियर है? तो यहां से भी इनमें से कोई सॉल्यूट ले लेगा, उसकी नॉर्मेलिटी देकर मोलरिटी पूछ लेगा या मोलरिटी देकर नॉर्मेलिटी पूछ लेगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। फॉर ट्राई बेसिक एसिड सच एज H3PO4 और ट्राई एसिडिक बेसिस सच एज AlOH थ्राइस, FeOH थ्राइस एटसेट्रा, अगर इनकी बात करें तो x का वैल्यू क्या आता है? 3, हेंस नॉर्मेलिटी इक्वल होगा क्या? 3 इंटू मोलरिटी। तो जो ट्राई बेसिक एसिड्स हैं लाइक H3PO4 या ट्राई एसिडिक बेसिस है लाइक AlOH थ्राइस, CrOH थ्राइस, FeOH थ्राइस, इन सब के लिए नॉर्मेलिटी इक्वल मिलेगा x, दैट इज 3 इंटू मोलरिटी। चलिए, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आज हमने कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मेथड्स थे उनको हमने देखा, साथ में देखा कि इनके बीच कोरिलेशन क्या होता है, कौन कौन से कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस हैं जो यहाँ से बहुत हाईलाइटेड है, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। साथ में यहाँ से न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो न्यूमेरिकल्स किस टाइप्स के पूछे जाते हैं उसको हम न्यूमेरिकल सेक्शन में, इसी चैप्टर के न्यूमेरिकल सेक्शन में डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल बनाएंगे भी, क्योंकि यूजुअली देखा गया है कि आप न्यूमेरिकल से दूर भागते हैं, भागने की ज़रूरत नहीं, बड़ा ईजी होता है बनाना। हम बाद में डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल सेक्शन में। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन और राउल्ट्स लॉ का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राउल्ट्स लॉ की बात करेंगे, देन हम आइडियल सोल्यूशन की बात करेंगे। तो बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज बस इतना ही। थैंक यू।